डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं अब, ठीक है। हमने डिमांड पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़े, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स की, कि जब डिमांड है उसमें इलास्टिसिटी का मतलब आप समझ लीजिए कि कितना चेंजेस आता है, इनपुट में कितना चेंजेस करने पर आउटपुट में कितना चेंजेस आ रहा है, मतलब आपकी जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कब होगी, इन इलास्टिसिटी कब होगी, कंप्लीटली इलास्टिक कब होता है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कब होता है, ये सारी चीज समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीटली इन इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड। कंप्लीटली को परफेक्टली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, कंप्लीटली की जगह आपका क्या आ सकता है, परफेक्टली, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, परफेक्टली भी आ सकता है। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, अगर आपकी जो वस्तु की जो प्राइस है, वस्तु की जो कीमत है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आता है, कोई भी चेंजेस आता है, तो आपकी जो क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आपकी वस्तु की जो कीमत है उसमें कितना भी चेंजेस आ जाए, चाहे बढ़े या घटे, कुछ भी हो जाए, बट आपकी जो डिमांड है उस वस्तु की, आपकी जो मांग है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्या हो गया, एनी चेंज इन प्राइस, ठीक है, प्राइस में कोई भी चेंज होगा तो क्या होगा, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ग्राफ से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल पहले ये समझ लीजिए, मान लो आप पेन की बात कर रहे हो, एक पेन आप परचेस करने गए, एक पेन की प्राइस थी 5 रुपए, क्लियर है, एक पेन की प्राइस है 5 रुपए, क्लियर। अब आप जब पेन की जो प्राइस थी 5 रुपए, तब आपने कितने पेन खरीद लिए, 5, क्लियर। अब उस पेन की प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 10 रुपए, तब भी आपने क्या किया, कितने, 5 पेन खरीदे, क्लियर है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस में चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस में चेंजेस हो रहा है, प्राइस में चेंजेस हुआ, बट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, यहाँ पे कांस्टेंट है। 5 रुपए का पेन था तब भी आपने 5 पेन खरीदे, पेन वही पेन 10 रुपए का हो गया तब भी आपने 5 खरीदे, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो मांग है वो स्थिर है, उसको हम कंप्लीटली इनइलास्टिक बोलते हैं। ग्राफ से समझ लीजिए थोड़ा सा कि इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4, ये आपकी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हॉरिजॉन्टल लेंगे जिसको x से डिनोट करते हैं, और वर्टिकली y हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्राइस, क्लियर है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बोला है कि प्राइस में चेंजेस आ रहा है लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कांस्टेंट है। मान लो प्राइस आपकी पहले क्या थी, 2 रुपए थी, क्लियर है। अब मैं 5 नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। तो मान लो आपके पेन की प्राइस पहले 2 रुपए थी, तब आपने कितने पेन खरीदे, 3 पेन खरीदे, क्लियर है। प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 4 रुपए हो गई, तब भी आपने क्या किया, 3 ही पेन खरीदे, क्लियर है। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल में पेन के थ्रू आपको समझाया कि 2 रुपए कीमत थी तब भी आपने 3 पेन खरीदे, 4 रुपए कीमत हो गई तब भी आपने 3 पेन खरीदे, मतलब कि प्राइस में चेंज आ रहा है बट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, आपकी जो मांग थी पेन की वो स्थिर थी। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना वो कैसा है, वर्टिकल ग्राफ है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्लीटली इनइलास्टिक में जो ग्राफ बनता है वो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल ग्राफ बनता है, ठीक है। ये ग्राफ देखो लाइन सीधे वर्टिकल है। तो यहाँ पे ईपी की वैल्यू क्या होगी, ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब 2 रुपए थी तब भी 3 था, 4 रुपए थी तब भी 3 था, मतलब 3 - 3 करोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। चेंजेस होगा तब हम यहाँ लिखेंगे ना, कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 0 हो जाएगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, 0, कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्लियर। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो ध्यान रखना कि जब हमारा ईपी 0 होगा मतलब कंप्लीटली इनइलास्टिक की बात हो रही है। सेकेंड हम बात करते हैं कंप्लीटली इलास्टिक, कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड। तो कंप्लीटली इलास्टिक कब होगी, जब प्राइस में थोड़ा सा बढ़ जाए। जब प्राइस क्या होगा, अगर थोड़ी सी बढ़ रही है, तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, फॉल टू 0, मतलब क्या, 0 की तरफ मूव करेगी, 0 क्या होगी, 0 की तरफ मूव करेगी या 0 हो जाएगी। तो उस समय आप क्या करोगे, उस जो प्राइस थी
उस प्राइस पे आप क्या करोगे, जो लोग है या पीपल है, आप लोग क्या करोगे, उसको लार्ज क्वांटिटी में परचेस कर लोगे। ठीक है, अगर प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है ना, प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो मूव करती है जीरो की तरफ। ठीक है, बट जो प्राइस आपकी थी प्रेजेंट लेवल पे, जो प्राइस थी उस प्राइस पे आप क्या करोगे, लार्ज क्वांटिटी परचेस कर लोगे। समझो कैसे। ठीक है, यहां मैं लिखूं स्लाइटली राइज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ी सी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, तो क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, फॉल टू जीरो, क्या होगी, जीरो होगी। बट एट प्रेजेंट लेवल पे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है पीपल की, लोगों की, वो क्या हो जाएगी, इनफाइनेटली लार्ज, क्या हो जाएगी, इनफाइनेटली लार्ज। अब प्रेजेंट लेवल का सेंस यहां पे थोड़ा सा समझ लेना, ग्राफ से समझाता हूं। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ये प्राइस हो गई, ये 1 2 3 एंड 4 ये हो गई क्वांटिटी डिमांडेड। हुआ क्या है, यहाँ पे जैसे प्राइस बढ़ेगी, प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी तो होगा क्या, आप क्वांटिटी डिमांडेड मूव करेंगे जीरो की तरफ। मान लो यहाँ पे प्राइस पहले 2 रुपए थी, ठीक है, प्राइस आपकी क्या थी, 2 रुपए थी, 2 रुपए थी। अब प्राइस और आपकी क्वांटिटी डिमांड मान लो 3 रुपए, 3 थी, प्राइस 2 थी, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 3 थी, लेकिन प्राइस बढ़ के क्या हुई, बढ़ गई 3 हो गई। तो आप क्या करोगे, मूव करोगे किस तरफ, इस तरफ, आपकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। बट ये प्राइस बढ़ने से पहले इस लेवल पे जहां पे प्राइस आपकी 2 थी, उस लेवल पे आप क्या करोगे, लार्ज क्वांटिटी परचेस कर लोगे। लार्ज क्वांटिटी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वस्तु है ना, मांग आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी उस प्रेजेंट लेवल पर। क्लियर है, यहां पे प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, आप जीरो की तरफ मूव करोगे, बट उस प्रेजेंट लेवल पर, मतलब जब प्राइस 2 रुपए थी तब आप क्या करोगे, लार्ज क्वांटिटी परचेस कर लोगे। तो आपका कर्व ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राफ। क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ पूछ लिया जाता है कि कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। क्लियर। और यहां पे अब ईपी की वैल्यू क्या होगी, ईपी की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात है, आपका क्या हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी ईपी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कंप्लीटली इनइलास्टिक और कंप्लीटली इलास्टिक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड की। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और उसके बाद हम लास्ट डिस्कस करेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ईपी 0 है तो कौन सी डिमांड होगी, कौन सी इलास्टिसिटी होगी। क्लियर है। अगर ईपी इनफाइनाइट है तो कौन सी इलास्टिसिटी होगी। तो थर्ड वन हम बात कर रहे हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्या हो गया यहाँ पे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। याद करने का तरीका भी बताऊंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि काफी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कौन सा रिलेटिव इलास्टिक है, कौन सा इलास्टिक है, कौन सा कंप्लीटली इलास्टिक है, कौन सा कंप्लीटली इलास्टिक है, काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक छोटा सा तरीका भी बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक की बात हो रही है। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब कि अगर प्राइस आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, किसी वस्तु की प्राइस में उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, तो क्या होगा, आपकी जो डिमांड है उस वस्तु की मांग है वो क्या होगी, कम होगी, मतलब उस वस्तु की मांग में थोड़ा सा ही चेंज होगा। क्लियर। मान लो पेन की बात करता हूं, ठीक है, पेन की प्राइस 5 रुपए थी, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले पेन की प्राइस 5 रुपए थी, आपने क्या खरीदे, नंबर ऑफ पेन 5 खरीदे। अब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया। कितना चेंजेस आ गया, मान लो यहाँ पे प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गए, जस्ट क्या हो गए, डबल हो गए। तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या होगा, स्मॉल चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। या तो आप यहाँ क्या करोगे, या तो आप क्या करोगे, 5 की जगह 6 पेन, या फिर आप 5 की जगह क्या खरीदोगे, 4 पेन खरीदोगे। क्लियर है। क्योंकि आपको पेन की रिक्वायरमेंट है ही, आपको पेन की जरूरत है ही, बट आप क्या करोगे, यहाँ पे जब प्राइस बहुत ज्यादा हो गए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्मॉल चेंज करोगे। क्या करोगे, स्मॉल चेंज होगा आपके क्वांटिटी डिमांडेड में। या तो आप 4 पेन खरीदोगे, कम अगर लोगे तो, ज्यादा लोगे तो आप 6 पेन खरीदोगे, तो स्मॉल चेंजेस होगा। आपकी प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी जो आपकी वस्तु की मांग थी उसमें कम चेंजेस होने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, लार्जर या लार्ज चेंज इन प्राइस
प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, या स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या आ जाएगा, स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? प्राइस में ज़्यादा चेंज होने की वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड थी, उस वस्तु की मांग थी, वो क्या होगी, उसमें कम चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ग्राफ से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्राफ ही है, क्योंकि ग्राफ आप समझ लिए तो आपको ईपी की वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से ईपी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? और याद करने का तरीका मैं बता ही दूंगा कैसे आपको याद रखना है। ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया हमने क्या था कि प्राइस क्या हो गई, 4 रुपये हो गई, प्राइस बढ़ के क्या हो गई, 4 रुपये हो गई। तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा चेंज आएगा। आप जहाँ 4 खरीद रहे थे वहाँ क्या खरीदोगे, 3 ही खरीदोगे, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? प्राइस आपकी ज़्यादा हो गई तो क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा चेंज होगा। आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया। जहाँ 5 की जगह क्या खरीद लोगे, 4 खरीद लोगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे ईपी की वैल्यू क्या होगी। कौन सा क्वेश्चन यही आता है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक में ईपी की वैल्यू क्या होती है, या ईपी की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन होगी, तब ई क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या होता है क्वेश्चंस, ईपी होता है क्यू अपॉन में पी, क्वांटिटी अपॉन में प्राइस। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है आपकी, 3 है, प्राइस कितनी, 4 है, मतलब आपका कितना आ रहा है, ईपी की वैल्यू आ रही है 0.75 आ रही, ईपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.75। अब इसको 1 से कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, जब आप इसको 1 से कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे ईपी की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। और यही पूछा जाता है कि ईपी की वैल्यू जब 1 से कम है तो कौन सी इलास्टिसिटी है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है जब ईपी की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? अब ईपी की वैल्यू 1 होती है, पर किन चीजों की, किन वस्तुओं की मांग जो है इन इलास्टिक होती है। क्वेश्चन यहां से आता है। तो जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, जितनी भी हमारी कृषि की जो गुड्स या वस्तुएं हैं हमारी, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये सारी जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, सारी की सारी किस में आती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक में। क्यों आती है रिलेटिवली इनइलास्टिक में? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो वांट्स होती है, ह्यूमन वांट्स, वो 3 टाइप की होती है, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी। तो ये जो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटी है जितनी सारी, ये किस में आती है, नेसेसरी वांट्स में आती है। नेसेसरी वांट्स मतलब उनका तो उपयोग हमें करना ही करना है, वो हमें चाहिए ही चाहिए हमारे जीवन में या दैनिक जीवन में। क्लियर? तो रिलेटिवली इलास्टिक कब होती है, जब नेसेसरी वांट्स होती है। नेसेसरी वांट्स के अंदर ही तो सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी आती है, चाहे वीट ले लो, राइस ले लो। अब वीट नहीं लोगे, राइस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। वो हमारी क्या है, दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, और वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। तो याद रखना, एग्रीकल्चर कमोडिटी जितनी भी है उनकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, लेस देन 1 है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है। एग्जाम्पल आपको दे के भी दे सकता है कि राइस जो है वो कौन सी इलास्टिसिटी या कौन सी डिमांड है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। याद रखना, सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी उसमें आती है। और यह भी आ सकता है कि जो नेसेसरी वांट्स होती है उसके लिए कौन सी डिमांड है, तो भी क्या आएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। याद कैसे रखोगे कि नेसेसरी में क्या आएगा, हमारी एग्रीकल्चर की जितनी भी कमोडिटी सारी नेसेसरी है। भैया वीट नहीं होगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, वो नेसेसरी है। क्लियर? अब नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लग्जरी मतलब क्या हो गया, मान लो कि मेरे पास आज बाइक है, ठीक है, बाइक है, मैं कंफर्टेबल हूं, बट मेरी और क्या चाहते हैं, वांट है कि मुझे कार चाहिए, तो वो क्या है, लग्जरीज कंडीशन हो गई। ठीक है, वो नहीं होगी तब भी मेरा काम चल जाएगा। क्लियर है? बट वो मुझे चाहिए तो वो मेरी क्या हो गई, लग्जरी वांट्स हो गई। बट यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी जितनी भी है सब नेसेसरी वांट्स है, इनके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंड या 4th नंबर है हमारा क्या यहाँ पे, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक। अब रिलेटिवली इलास्टिक में समझिए, रिलेटिवली इलास्टिक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब प्राइस के अंदर लार्जेस्ट चेंज हुआ तो स्मॉल चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां होगा स्मॉल अगर चेंज होता है प्राइस के अंदर, स्मॉल चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, लार्जर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आप किसी वस्तु की प्राइस थोड़ी सी भी कम होती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? किसी वस्तु की प्राइस थोड़ी सी कम होती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? मान लो ये पेन की बात करते हैं, पेन पहले 5 रुपए का था,
तो आपने क्या खरीदे, 5 पेन खरीदे। क्लियर। अब इस पेन की कीमत घट के 3 रुपए हो गई, स्मॉल चेंज हुआ, 3 रुपए हो गए, मान लो 4 रुपए हो गई, ठीक है, स्मॉल चेंज हुआ, 4 रुपए हो गए। तो आपने यहाँ 5 की बजाय कितने पेन खरीदे, 8 पेन खरीद लिए या 10 पेन खरीद लोगे। क्यों, क्योंकि प्राइस में चेंजेस हुआ, प्राइस कम हुई। ठीक है, प्राइस चेंज होती है तो हमारी डिमांड जो है बढ़ जाती है। क्लियर है। अब बात क्या करते हैं यहाँ पे इसके ग्राफ की, कैसे बनेगा इसका ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गई हमारी प्राइस। अब बात करते हैं वही चीज कि प्राइस में स्मॉल चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे प्राइस हमारी क्या हो गई, 3 रुपए हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, 4 रुपए। तो ग्राफ क्या बन गया, कुछ इस तरीके से। तो ईपी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगी, क्वांटिटी अपॉन में प्राइस, मतलब आपकी क्वांटिटी 4 है, प्राइस 3 है, तो ईपी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1.33। अब इसको 1 से कंपेयर करो, जब इसको 1 से कंपेयर करोगे तो आपकी ईपी की वैल्यू क्या हो रही, ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब क्या होती है हमारी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, या फिर जो वांट्स होती है हमारी वो लग्जरियस हो जाती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मेरे पास बाइक ऑलरेडी है, मैं कंफर्टेबल हूं उसमें, मेरा काम चल रहा है, बट मेरी वांट्स क्या है कि मुझे कार भी चाहिए। ठीक है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, लग्जरियस वांट हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंदर आएगी। क्लियर है। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब बात करते हैं लास्ट वन, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्लियर है, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। और उसके बाद थोड़ा सा याद करने का कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे आपको इसको याद रखना है। तो लास्ट वन है हमारा यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी से नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिटरी मतलब 1 की बात हो रही है। 1 मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 कब होती है, किस सिचुएशन में होती है, ये भी हम बात करेंगे। 1 कब होगी, जो प्राइस में जो चेंज हो रहा है उतना ही सेम टू सेम चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड में भी हो रहा है, तब उसको बोलेंगे यूनिटरी डिमांड। मतलब जितना चेंज प्राइस में हो रहा है वो उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चेंज इन प्राइस इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जितना चेंज प्राइस में हुआ उतना ही चेंज किसमें हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ। तो यह क्या हो जाएगा, यूनिटरी डिमांड हो जाएगी। एग्जांपल से समझ लीजिए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये आपकी प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। वही समझ लीजिए जैसे यहाँ पे पेन प्राइस 5 रुपए थी, आपने 5 पेन खरीदे। क्लियर, प्राइस 5 रुपए थी, आपने 5 पेन खरीदे। अब मान लो यहाँ पे क्या था, प्राइस आपकी 10 रुपए हो गई, प्राइस क्या हो गई 10, मान लो यार 6 रुपए हो गई। तो आपने यहाँ पे पेन कितने खरीदे, 4 खरीदे। चेंजेस कितना हुआ यहाँ पे, 1 का, यहाँ पे भी चेंजेस कितना हुआ, 1 का, ये ध्यान रखना है। 5 रुपए का पेन था तो आपने 5 पेन खरीदे, जब 6 रुपए का पेन हो गया आपने 4 पेन खरीदे, मतलब क्या हो गया यहाँ पे चेंजेस कितना आया, 1 का। दोनों में, प्राइस में भी 1 का चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड में भी 1 का चेंज। तो आपकी यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये प्राइस भी 3, क्वांटिटी डिमांडेड भी 3, ये आपका आ गया ईपी। तो यहाँ पे ईपी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी अपॉन में प्राइस, तो ईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/3 कैंसिल करोगे तो आपकी ईपी की वैल्यू आ जाएगी 1। और ईपी की वैल्यू 1 कब होती है, जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, या मैं कहूँ कंफर्ट वांट होती है हमारी, जो हम कंफर्ट कंडीशंस में होते हैं। क्लियर है, नेसेसरी कंडीशन से थोड़ा सा ऊपर और ज्यादा लग्जरियस में पहुंच जाएंगे तो लग्जरियस में क्या होता है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो जो कंफर्ट वाली कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर, एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो। क्लियर है, आप पैदल चल रहे हो तो आपको क्या, आप चाहोगे साइकिल मिल जाए तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आपके लिए कंफर्ट है। क्लियर है, कंफर्ट है। अगर बाइक से साइकिल से चल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, यार बाइक ले लेता हूं, मेरा थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा आने जाने में। बट उसके ऊपर आप जाओगे कार ले लेता हूं, तो कार जरूरी नहीं होती है, बट अपना लग्जरियस कंडीशंस हो जाती है जब हम कार को परचेस करते हैं। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड की। अब यहाँ बात कर लेते हैं इनको याद कैसे करना है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है और ये क्या है, कंप्लीटली इनइलास्टिक है। तो आपको यहाँ पे दिमाग में एक चीज याद रखना, जब भी इनइलास्टिक की बात होगी मतलब यहाँ पे लेस देन 1 की बात हो रही है। ठीक है, जब भी इनइलास्टिक होगा मतलब आपकी ईपी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। अब लेस देन 1 कितनी होगी ये बाद में समझेंगे, पहले इतना आपको दिमाग में लाना होगा। जैसे आप ये पढ़ोगे इनइलास्टिक मतलब कि लेस देन 1 की बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो क्या क्या बोलते हो कि नहीं यार अभी वो काम चल रहा है,
लेकिन अगर कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या बोलते हो, मैं वो काम को कंप्लीट कर चुका हूं, वो मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट का मतलब होल नंबर की बात होती है, पूरी एक निश्चित संख्या की बात होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूंगा लेस देन 1, तो लेस देन 1 कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट मतलब कि कितना है, एग्जैक्ट बताओ। तो यहाँ पे लेस देन 1 एग्जैक्ट कितना आएगा, तो आपको सीधे सीधे जाना क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 पे। तो यहाँ पे AP 0 हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक वाली कंडीशन में। लेस देन 1 आपको ध्यान में रखना है कब, जब इनइलास्टिक हो। लेस देन 1 में कितना, तो फिर आपको आगे वाले वर्ड पे जाना है। कंप्लीटली या परफेक्टली बोला है मतलब 0 के बराबर हो जाएगा। और रिलेटिव वाले में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मतलब कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली की बात नहीं हो रही, तो लेस देन 1। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। इलास्टिक आ गया मतलब आपको ग्रेटर देन 1 ध्यान में रखना है कि AP की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। बट अब क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया है, कंप्लीटली दिया है। कंप्लीटली मतलब यहाँ पे एक होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन की बात नहीं होगी। कंप्लीटली मतलब कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन की बात करी, ग्रेटर देन 1 कहां तक जाओगे, कंप्लीट में अनंत तक जाओगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और रिलेटिवली क्या हो जाएगी, रिलेटिवली जो इलास्टिक होगी उसकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और यूनिटरी इलास्टिक की कितनी होती है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इनको याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी याद रख सकते हो, ग्राफ बना के भी याद रख सकते हो, जैसा आप याद कर पाओ, ठीक है। तो आज हमारा ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है।